हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा। ये हमारा भाग नंबर 7वां है, जो कि हमारा मानव में जनन के जल्द इसको ख़त्म कर देंगे। डेली के डेली 1-2 वीडियो डाल के डेली के डेली। और आप लोग चैनल पे जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों युग्मक जनन क्या होता है। मैंने कुछ जैसे पार्ट में डिस्कशन किया था, लेकिन मैंने उसमें छोटी छोटी पार्टों में बता दिया था। और अब जो जैसे कि 6वां पार्ट है और ये सब पार्ट है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सब नोट कर लीजिएगा। अगर युग्मक जनन बात करें तो जननांगों में युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जो जननांग होते हैं उसमें क्या बनता है, हमारा युग्मक बनता है। और इस युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। अगर प्यारे दोस्तों कोई पूछ ले, चलिए भैया बताइए कि युग्मक जनन क्या होता है, तो जननांगों में, अब जननांग क्या है सोचिए। मादा में जननांग अलग होता है और हमारा कोई भी नर में जननांग अलग होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। जैसे कि मैंने लिया है प्राथमिक लैंगिक, हमेशा जो युग्मक बनता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग में ही बनता है। अगर वो प्राथमिक लैंगिक अंग हमारा क्या होता है, हो सकता है जननांग क्या हो सकता है, पुरुषों में होता है वृषण। क्या होता है, वृषण के बारे में मैंने बता चुका है। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण में युग्मक जनन विधि द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि हमारा ये है कि प्राथमिक लैंगिक अंग में जो पुरुषों में वृषण में जो युग्मक जनन विधि के द्वारा किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये शुक्राणु का निर्माण होता है। किसमें, हमारा इसी में, ठीक है ना। तथा स्त्रियों के अंडाशय में युग्मक जनन विधि द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन में बात करें तो जननांगों में युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अगर युग्मक जननांग क्या है तो वो प्राथमिक जनन अंग है, कोई फीमेल और हमारा मेल। प्राथमिक लैंगिक अंग में पुरुष में क्या है, हमारा वृषण है। वृषण में क्या बनेगा, हमारा शुक्राणु बनेगा। वहीं में प्राथमिक लैंगिक अंग हमारा मादाओं में क्या, वो अंडाशय है। और अंडाशय में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। तो युग्मक जनन मैंने देख लिया क्या होता है। जननांगों में युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अगर बात करें पुरुषों में वृषण में शुक्राणु बनते हैं और हमारे मादाओं में अंडाणु बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं शुक्र जनन क्या होता है। क्या जानते हैं, शुक्र जनन। तो हेडिंग बना लीजिए, शुक्र जनन। इसको मैं लिख के समझाऊंगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझने वाली बात है। थोड़ी सी आप बात समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। शुक्र जनन ये होता है कि जो वृषणों की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होना। बात समझिएगा, जो वृषण होता है, वृषण की जनन एपिथेलियम में, एपिथेलियम कोशिकाओं में, किसमें, कोशिकाओं से या फिर में शुक्राणु का, किसका, शुक्राणु का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है किशोरा अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। और जो शुक्राणु में यह 4 हार्मोन्स के द्वारा बनता है। एक पॉइंट में है, ये पॉइंट में याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो शुक्राणु का निर्माण 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। और वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है गोनैडोट्रोपिन, रिलीजिंग हार्मोन्स। तो पहला हमारा क्या होता है, गोनडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और दूसरा हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पिंडकर हार्मोन्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या होता है, तो होता है हमारा
पुटुक दीपक हार्मोन्स, ये हमारा तीसरा होता है। चौथा हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एंड्रोजन्स हार्मोन्स। तो कितने हार्मोन्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं हमारे इन्हीं 4 प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा, इन्हीं 4 प्रकार के हार्मोन्स द्वारा किसी भी शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। किसी भी शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे शुक्राणु के बारे में। ये हमारा शुक्राणु हमारा क्या होता है, ठीक है ना, शुक्राणु हमारा क्या होता है। तो वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु बनाती हैं। जो वृषण में उपस्थित नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती है, शुक्रजनन के द्वारा क्या बनाती है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणु बनाती हैं, जो पुरुष में किशोरावस्था में ही शुरू हो जाता है। अगर कोई भी हमारा मेल है तो किशोरावस्था में रहेगा, तभी हमारी यह प्रक्रिया क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, शुरू हो जाती है। शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन के द्वारा ही वहां पे बनता है। जो शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, उनकी भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु समसूत्री विभाजन होता है। जो शुक्राणु जनन नलिकाएं जो होती हैं, उनके भीतरी भित्ति में उपस्थित होती हैं, वो शुक्राणु जनन के द्वारा समसूत्री क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विभाजन होता है। तो हमारा क्या होता है, समसूत्री के विभाजन के द्वारा संज्ञा में क्या हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक जो शुक्राणुजन होता है वो द्विगुणित होता है। जितने भी शुक्राणु होते हैं वो हमेशा द्विगुणित होता है। तो यहाँ से आप एक प्रश्न ये बना सकते हैं, जो शुक्राणुजन होता है वो द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है, यानी कि हमारा 2n के रूप में। उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जब हमारा प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है तो इसमें कितने हमारे गुणसूत्र होंगे, वो 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है। कुछ शुक्राणुजन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि समय समय पर एक टाइम में क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। जब हमारा क्या होगा, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जो वहाँ पे नया मैटर बनेगा, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाएं की रचना करती हैं। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी हमारा जो प्रत्येक शुक्राणुजन होता है वो किस में रहता है, द्विगुणित अवस्था में रहता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे n में घूम गई और यहाँ पे क्या हो गई, टूट रही नहीं, तो समय समय पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। आगे देखिए, फिर एक अर्धसूत्री शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान अगुणित मतलब अभी तो यहाँ पे द्विगुणित थी, लेकिन अब हमारा क्या है, अगुणित मतलब कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये द्विगुणित अवस्था में रही थी, तो हमारा अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो जिसके पश्चात अगुणित शुक्रजन क्या है, बना रही हैं, कोशिकाएं बनाती हैं। 2 समान अगुणित कोशिकाएं रचना करती है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। देखिए, अगर इसको बात करें तो इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसे कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, शुक्राणु कोशिका, ठीक है ना। ये द्वितीयक और ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक है। इधर ये हमारा द्वितीयक है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक है। जो प्राथमिक होता है वो द्विगुणित अवस्था होता है, लेकिन द्वितीयक जो होता है हमारा क्या रहेगा, अगुणित अवस्था में रहता है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। जितने भी हमारी मतलब कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी, उसमें कितने गुणसूत्र रहेंगे, 23 गुणसूत्र। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 अगुणित शुक्राणु पशु बनाते हैं। देखिए, अब हमारा क्या हुआ, जब हमारा यहाँ पे 2n था, अभी द्विगुणित था, फिर हमारा क्या n अगुणित में टूटा। अब जब ये अनगुणित टूटता है तो यहाँ पे 4 शुक्राणु पशु बनाएंगे। कितने, 4, 1, 2, 3 और 4। और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे शुक्राणु पशु के रूप में बनते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु पशु पैदा करते हैं।
शुक्राणु पशु जो होते हैं स्थानांतरित होकर शुक्राणु बनते हैं, फिर यही शुक्राणु पशु क्या रहेंगे, स्थानांतरित होंगे और फिर बाद में शुक्राणु बनते हैं, और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। तो शुक्राणु पशु से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि सर्टोली कोशिकाओं में ही हमारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सर्टोली कोशिकाओं में क्या होते हैं, अंतः स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पोषक तत्व प्रदान करता है। और अंतः में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्य निषेचन कहते हैं। तब इसी को वीर्य निषेचन कहा जाता है, जहाँ पे शुक्राणु जनन नलिकाओं से जो मोचित होते हैं शुक्राणु, तो उसी प्रक्रिया को हम वीर्य निषेचन कहते हैं। अगर शुक्राणु जनन प्रक्रिया की बात करें तो शुक्राणु जनन जो प्रक्रिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, किशोरा अवस्था, यौनारंभ अवस्था 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। किसी भी हमारे मेल में, कोई भी हमारा मेल है, अगर ये सोचे कि उसमें कब हमारा शुक्राणु जनन प्रक्रिया होगी, तो किशोरा अवस्था में या फिर जब उसका यौनारंभ अवस्था चालू होगा तभी उसमें हमारा ये प्रोसेस चालू हो जाता है। और 13 से 14 वर्ष की आयु में उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी आरंभ होने लगती है, फिर बाद में वो बहुत सारे हमारे वहाँ पे वो बनाने के योग्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमने शुक्राणु और शुक्राणु जनन के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे अंडजन नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, सपोर्ट जरूर करें, और इसका आपको PDF मिल जाएगा जब हमारा ये आप पूरा खत्म कर देंगे आपको चैप्टर, तब हम इसका PDF आप प्रोवाइड कर देंगे।